गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का अगला क्लास हम लोग करेंगे। कल जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर लगाइए। अभी तक हम लोगों ने संसाधन के विभिन्न आयामों के बारे में जाना है। संसाधन क्या है, संसाधन की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, उसका संरक्षण कैसे हो, उसका निम्नीकरण कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। आज हम लोग भू संसाधन के बारे में जानेंगे कि भू संसाधन होता क्या है। ये रहा भू संसाधन। भू संसाधन, भू से भू का अर्थ होता है भूमि, और संसाधन तो हम लोगों को पता है ही। भू संसाधन वह संसाधन है जिस पर या जिसके माध्यम से हमारा सारा क्रियाकलाप होता है। हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका 95% भाग भू संसाधन के माध्यम से ही संपन्न होता है, ठीक है। चलिए, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल, अगर भूमि नहीं हो तो मनुष्य का जीवन यापन नामुमकिन हो जाएगा। जैसे हवा पानी मनुष्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही भूमि भी आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए भूमि का उपयोग क्या क्या है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। बिल्कुल, ये जितने भी कार्य है सब भूमि के माध्यम से और भूमि पर ही संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है। हमारे पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है सब कुछ सीमित संसाधन में है। अगर उसका हम सही उपयोग करेंगे तो अच्छा होगा, अगर दुरुपयोग करेंगे या अति उपयोग करेंगे तो नुकसानदायक होगा, ठीक है। चूंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अगर हम सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी उठाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां है, जैसे कि पर्वत। ये क्या होता है? पर्वत को ही कहते हैं हम लोग पहाड़, पहाड़ भी कहते हैं पर्वत को, ठीक है। पर्वत या पहाड़ वैसी आकृति होती है जो पृथ्वी के भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ होता है। प्राकृतिक रूप से कहने का तात्पर्य है किसी भी पर्वत या पहाड़ का निर्माण हुआ है तो प्राकृतिक रूप से ही हुआ है। जब जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई है तब तब इस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पठार। ये क्या होता है? पठार से तात्पर्य वैसे भू आकृति से है या वैसे विशिष्ट स्थल से है जो समान रूप से अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। कीजिए ऊपर नीचे नीचे, बस बस बस। बिल्कुल, ये शब्द है पठार, उसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं वैसी भूमि जो अपने आसपास मौजूद भूमि से ऊंचा हो, ठीक है। स्थलाकृति ऊंचा हो उसे हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। अब आते हैं मैदान पर। मैदान किसे कहते हैं? मैदान हम उसे कह सकते हैं जो समतल आकृति का हो, जो समतल भूमि हो उसे मैदान कहेंगे। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है द्वीप। द्वीप क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूं। द्वीप वैसे स्थलाकृति को कहते हैं जो चारों तरफ से
जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, जल से घिरे होने का तात्पर्य है कि समुद्र में या महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप या बड़े बड़े द्वीप होते हैं चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, इसलिए उन्हें द्वीप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। 43% का मतलब है जितना भी भूमि है उसका 43% क्षेत्र जो है मैदान है। ठीक है, अब मैदान का उपयोग कहाँ होता है? मैदान का उपयोग होता है कृषि में, उद्योग में। ठीक है, मैदान का उपयोग होता है कृषि में और उद्योग में। उसके बाद आते हैं पर्वत, जो पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। बिल्कुल, 43% पे क्या है? मैदान है, और 30% भूमि पर क्या है? पहाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्वत का काम क्या है? उसका काम है बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करना। बिल्कुल, हमारे देश में जो जितनी भी नदियां बहती है सभी का स्रोत या उद्गम स्थल पहाड़ ही होता है। अब एक ये शब्द है यहाँ पे बारहमासी। बारहमासी शब्द का अर्थ होता है 12 महीने, जो 12 महीने चलती हो उस प्रकार के नदी को बारहमासी नदी कहते हैं, जिसमें पानी हमेशा मौजूद हो, कभी नहीं सूखता हो। ठीक है, कुछ नदियां होती है जो मौसमी नदी होती है, जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही जिसमें जल भरा रहता है, अब बाकी दिनों सूखा रहता है। ठीक है, तो बारहमासी शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए 27% हिस्सा कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। जैसा कि पठारी का उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था, उसका डिफिनेशन मैंने बताया था कि कौन सा क्षेत्र होता है। वैसा विशिष्ट क्षेत्र जो आसपास मौजूद भूमि से ऊंचा हो। ठीक है, अब इस क्षेत्र में क्या क्या उपलब्ध है? इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। 27% हिस्सा में जो क्षेत्र है अपना, उसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। संचय कोष का मतलब है वहां पे सुरक्षित है या वहां पे मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि कितने प्रतिशत भूमि पे क्या क्या है। ठीक है, ये वृत्त का मतलब है ये 100% है टोटल। ये वृत्त का मतलब है कि 100% है टोटल। ठीक है, ये 100% है। अब 100 में से 27% भूमि पर क्या है? पठार है। 30% भूमि पर क्या है? पर्वत है। और 43% भूमि पर क्या है? मैदान है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014-15। अब देखिए इसमें क्या इंपोर्टेंट है? इंपोर्टेंट है ये जो नक्शा है या ये जो वृत्त है, ये दर्शाता है 1960-61 के भू उपयोग को। ठीक है, और ये दर्शाता है 2014-15 के भू उपयोग को। ठीक है, अब हम लोग तुलना करेंगे इसकी और इसकी। इसमें कितना प्रतिशत भूमि पर क्या उपयोग हो रहा था और कितना प्रतिशत घटा है या बढ़ा है। चलिए पहले आते हैं 46.26% क्या है। ये जो कलर है, इस कलर का हम इसमें ढूंढ लेंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, चलिए ये है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र।
शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र से तात्पर्य है इतने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ये नीले कलर वाले पे। नीले कलर वाला क्या है? वन है। अब देखिए 1960-61 में भारत के भूमि पर वन का प्रतिशत कितना था? तो ये 18.11% था। लेकिन 2014-15 में यह बढ़कर 18 से कितना हो गया? 23.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि जो है ये कितना था? 18.11% था 1960-61 में, जो कि घटकर 2014-15 में कितना हो गया है? 5.5%। क्योंकि हम लोगों ने बंजर तथा कृषि अयोग्य जो कृषि के लायक भूमि नहीं थी उस पर उद्योग धंधों का स्थापना कर दिया है, जिसके कारण इस भूमि का जो क्षेत्रफल है वो घट गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि 1960-61 में क्या कितने % भूमि पर उपलब्ध था और आज के समय में कितने पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भू उपयोग। अब क्वेश्चन आता है कि भू उपयोग क्या है, भूमि का क्या उपयोग है? तो कह सकते हैं कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन। जंगल होना बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार के वन अधिनियम 1952 के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जितने प्रतिशत भूमि भारत में उपलब्ध है उसका 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। अगर 33% भाग पर जंगल होगा तब जाके अपना जो वातावरण है, पर्यावरण है, साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कितने प्रतिशत स्थान पे है? तो मात्र 23%। अभी भी 10% कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू संसाधन के उपयोग में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब देखिए उसमें क्या क्या आता है। पहला है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि से तात्पर्य है जो बंजर है, जिसमें कृषि कार्य नहीं हो सकता है, तथा कृषि अयोग्य भूमि तो हम लोग जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि, ये सब चीजें जो हो गई कौन सी हो गई? गैर कृषि प्रयोजन। इमारतें तो हम लोग जानते ही हैं, बिल्डिंगें, सड़क पता ही है, उद्योग पता ही है। किसी भी देश या किसी भी राज्य के विकास के लिए ये आधारभूत चीजें हैं। अगर ये सब चीजें की पूर्ति नहीं होती है तो उस देश का विकास जल्दी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में क्या क्या आता है? पहला है अस्थायी चारागाह। अस्थायी चारागाह से तात्पर्य है जानवरों के लिए, जानवरों के पेट भरने के लिए जो चारागाह बनाया जाता है या होता है उसको कहते हैं, या अन्य गोचर भूमि जहां गाय चरे, मवेशी चरे। ठीक है, इस प्रकार की भूमि हो गई। उसके बाद है विविध वृक्षों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। अब देखिए वृक्ष का क्या क्या उपयोग है? वृक्ष से हमें फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार में आ जाएगा विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों। बहुत सारे वृक्ष ऐसा है जो फसल के उपयोग में आते हैं, जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया। ठीक है, ये सब फसल के दृष्टिकोण से आते हैं। उसके बाद है उपवनों। उपवनों का मतलब है पार्क वगैरह। ठीक है, उसके अधीन जो भूमि आता है वो हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। ऐसा होता है कि जहां आबादी कम हो या कम होती है वहां पे उन भूमि को छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती है। ऐसे भूमि इस श्रेणी में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूमि कौन सा हुआ? प्रतिभूमि उस भूमि को कहते हैं जहां कम से कम 1 वर्ष से कोई भी खेती नहीं की गई हो। ठीक है, अगर हम लोग खेती करना छोड़ देंगे तो उस भूमि कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? प्रतिभूमि की श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कीजिए, नीचे। अब देखिए, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। कृषि वर्ष से तात्पर्य है वर्ष में 2 प्रकार की कृषि की जाती है, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितने बार? 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार कहा जा रहा है कि वर्तमान प्रतिभूमि वो भूमि है जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र हुआ जहां 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र। जिस भूमि पर बराबर खेती की जा रही हो वे सब आएंगे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब आते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप पर। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। भू आकृति क्यों आवश्यक है? अगर समतल भूमि होगी, मैदानी भूमि होगी तो वहां पे कृषि कार्य आसानी से होगा। ठीक है, जलवायु अच्छी होनी चाहिए कृषि कार्य के लिए। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, न अधिक गर्मी होना चाहिए न अधिक ठंड होना चाहिए, मिला जुला मौसम होना चाहिए ताकि सभी फसलों का उत्पादन समय से हो सके। अब आते हैं, एक महत्वपूर्ण है मृदा। मृदा का तात्पर्य होता है या मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, मृदा के प्रकार। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा क्या है और मृदा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मृदा के बहुत सारे भाग हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी इत्यादि, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, मानवीय कारक में आता है जनसंख्या घनत्व। भारत में अभी फिलहाल 28 राज्य हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं भी अधिक होंगी। ठीक है, इसलिए भू उपयोग निर्धारित करने में जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा कृषि उत्पादन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रौद्योगिक क्षमता। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है वहाँ का इंजीनियरिंग, वहाँ का उद्योग धंधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और परंपराएं इत्यादि भी शामिल है। बिल्कुल, भू उपयोग में संस्कृति और परंपराएं भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 के लगभग है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। 93% भू उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि जो अपना नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट राज्य है, पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ का जलवायु इस प्रकार है, इस कारण नहीं है। अपना जम्मू कश्मीर है, वहाँ का भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिग्रहण में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप के माध्यम से आप लोग पीछे जो चित्र दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे और एक दूसरे की तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने में क्या प्राप्त करना है? 1960, 61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित कर दिए हैं या बिल्डिंगें बना दी हैं या उस भूमि का भी उपयोग कृषि कार्य में कर लिया है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए अत्याधिक कृषि होना अति आवश्यक है। चलिए, लेकिन उसका नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि भारत में जो पशुधन है, जो भी मवेशी है, उनका पेट भरने के लिए उतने कम चारागाह काफ़ी नहीं है। अब अगर जानवर जो जितने हैं, जितने पशु हैं, उनको चारा उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा? इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब बताइए, चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? इसका वैकल्पिक स्रोत ढूंढना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या परिणाम होगा? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए आगे आता है इसमें कि भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब जो भी जानकारी में भूमि है उसके 54% भूमि पर ही खेती की जा सकती है। ठीक है, 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। चलिए इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा कि विभिन्न राज्य है भारत में, ठीक है, उसमें से पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। क्यों? कुछ राज्यों में 80% भूमि पे खेती की जाती है और कुछ राज्यों में 10% पे। इसका क्या कारण है? आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ के रखेंगे। बाकी इस सवाल का आंसर कल अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग ढूंढ के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।